Hi friend, my name is अनुराग चौरसिया एंड माय चैनल नेम इज एविसर 2.5। ठीक है, तो देखिए आपको जो है क्लास 12th की केमिस्ट्री में सोल्यूशन चैप्टर का जो है दूसरे लेसन का सोल्यूशन चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो आपको डाल दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपको जो है इससे संबंधित जितने पॉइंट थे ये सभी पॉइंट को आपको उस वीडियो में जो है बता दिया गया है। आपका जो है ये जो पॉइंट खत्म हुआ था, ये पॉइंट आपका खत्म हुआ था आदर्श एवं अनादर्श विलयन पे। ठीक है, तो आदर्श एवं अनादर्श विलयन पे जो आपका वीडियो खत्म हुआ था, तो फिर से एक बार हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि आदर्श एवं अनादर्श विलयन होते हैं। ठीक है, देखिए आदर्श एवं अनादर्श विलयन। ठीक है, तो आदर्श विलयन वे होते हैं, आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट का नियम जो है फॉलो करते हैं, और अनादर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट का नियम फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आदर्श विलयन के बारे में जानना है। अब सबसे पहली बात जो है वह विलयन जो राउल्ट का नियम फॉलो करें, तो इसको जानने के पहले हम ये जान लें कि राउल्ट का नियम क्या होता है। तो देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है, ये जो है किसी गैस के जैसे हेनरी का नियम था, है ना, किसी गैस को जो है जब दाब लगाते थे तो वो द्रव अवस्था में चेंज हो जाता था। और जो है राउल्ट का नियम और हेनरी के नियम ये दोनों एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे थे, लगभग सेम का। ठीक है, यानी कि जो हेनरी का नियम था उसमें हम लोग क्या प्राप्त कर रहे थे, P इक्वल टू के एच यक्स। यक्स हमारा क्या है, गैसीय पदार्थ का मूलंश है, और P हमारा क्या है, प्रेशर है। तो जब प्रेशर यानी कि P प्रोपोर्शनल क्या यक्स, यानी कि इसके कहने का मतलब यह है कि निश्चित ताप पर, है ना, स्थिर ताप पर जब किसी गैस के, है ना, किसी गैस के आंतरिक दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे जो है हेनरी का नियम जो है कहते हैं। यही नियम आपका राउल्ट के नियम में है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो हेनरी के नियम में हमको यह समीकरण प्राप्त होता है, और यही नियम यहाँ पे क्या होता है, हमें राउल्ट के नियम में जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पे P नोट 1 x1 यानी कि ऐसे जो है ये समीकरण जैसे द्विअंगी विलयन जो होते हैं, तो द्विअंगी विलयन में दो प्रकार का प्रेशर होगा, है ना, दो प्रकार के वे जो है वाष्प बनाएंगे, दो प्रकार का प्रेशर उस पात्र पे बनाएंगे। तो इसको हम जो है हम लोग कहते हैं P इक्वल टू P प्रोपोर्शनल x, यानी कि देखिए यहाँ से इस समीकरण में और इस समीकरण में दोनों में संबंध लगभग बराबर का है। इसका मतलब यह है कि ये जो है हेनरी नियम और राउल्ट का नियम एक दूसरे में क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, तो आदर्श विलयन उसे कहते हैं जो राउल्ट नियम का फॉलो करता है, और अनादर्श विलयन उसे कहते हैं जो राउल्ट नियम का फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो अब इसी के साथ साथ जो है हम आगे चलेंगे। सबसे पहले आदर्श विलयन को हम जानेंगे कि आदर्श विलयन, तो चलिए देखिए आदर्श विलयन क्या होता है। आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का जो है फॉलो करते हैं। ठीक है, और ये जब आदर्श विलयन बनते हैं तो उसमें चेंजिंग क्या होता है और क्या चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो आदर्श विलयन जब आप बनाते हैं तो क्या होता है, जो एंथैल्पी डेल्टा एच जो होता है, एंथैल्पी का वैल्यू जो है वो शून्य होता है, एंथैल्पी का वैल्यू शून्य होता है, और डेल्टा भी यानी कि आयतन में जो है न तो कोई आयतन में परिवर्तन होता है और न ही एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसा विलयन जिससे न तो उसके आयतन पर कोई इफेक्ट पड़े और न ही उसे कोई एंथैल्पी पे इफेक्ट पड़े, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के विलयन को हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे मान लीजिए इतना बड़ा हम गिलास लिए, इस गिलास में हम यहाँ तक पानी ले लिए। ठीक है, यहाँ तक जब पानी ले लिए तो यदि हम इसमें 2 चम्मच नमक डाल देते हैं नीचे, तो पानी का लेयर कुछ ऊपर उठ जाता है, पानी का लेयर फिर कुछ ऊपर उठ जाता है। लेकिन अगर इसी पानी को हम अगर चम्मच इसमें जो उपस्थित नमक है, यानी कि इस नमक को अगर हम पानी से घोल देते हैं
तो फिर यह लेयर जो ऊपर उठा रहता है तो फिर नीचे आ जाता है। इसका मतलब यह है कि ये जो नमक का कण था, ये क्या हुआ कि जो द्रव में अंतरा आणविक स्थान है उसके बीच में जाके व्यवस्थित हो गया, है ना। इसका मतलब यही हुआ कि इसके बीच में जो अंतरा आणविक स्थान है वहीं पे जाके व्यवस्थित हो गया। इसका मतलब यह है कि यह एक प्रकार का आदर्श विलयन है, और आदर्श विलयन में उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके पहले जब ये कण घुला नहीं था तब इसका लेवल यहाँ तक था, और जब कण घुल गया तो उसका लेवल फिर वहीं आ गया जहां पहले था। ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब यह है कि आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जिसके आयतन में न तो कोई परिवर्तन होता है, उसके वजह से न तो वो उष्मा का अवशोषण करता है और न ही उष्मा का उत्सर्जन करता है। ये बात ध्यान दीजिएगा कि आदर्श विलयन कभी उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हमने नमक को घोल दिया तो क्या नमक को घोलने में हमें उष्मा की आवश्यकता हुई? नहीं। क्या हमें उसे दाब लगाने की आवश्यकता हुई? नहीं। क्या हमें उसे उष्मा प्राप्त हुई? नहीं। कहने का मतलब यह है कि ये विलयन क्या है? आदर्श विलयन है। ठीक है, उसके बाद अब जो है हम अगले पॉइंट पे चलेंगे, अनादर्श विलयन। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब अनादर्श विलयन पे हम लोग चलेंगे। देखिए आदर्श विलयन है, ये द्विअंगी विलयन होंगे। इसको ए लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं। इसको लिखने का मतलब ये है कि द्विअंगी विलयन जो होंगे इस प्रकार के विलयन में जो है इस प्रकार का जो है नाम देकर उसे जो है संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन को हम एकदम अच्छी तरीके से जान गए कि आदर्श विलयन हमारा क्या है। अब हम पढ़ेंगे अनादर्श विलयन को। ठीक है, देखिए तब आगे देखिए राउट नियम का पालन जो नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं, है ना। अनादर्श विलयन उसे कहते हैं जो राउट का नियम जो है फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो अब इसके बाद अनादर्श विलयन के बारे में हम जान गए कि जो राउट का नियम फॉलो नहीं करता है। इसके कहने का मतलब ये, जब आदर्श विलयन क्या है कि जो राउट नियम का पालन करता है और जो नहीं करता उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। यानी कि अब हम यह जान गए कि जिस प्रकार आदर्श विलयन में उष्मा में न तो कोई परिवर्तन होता था, न हमें पता चलता था कि यह उष्मा शोषी है कि उष्मा क्षेपी है, इसमें कोई ताप का महत्व नहीं रहता था, इसके आयतन पे कोई परिवर्तन नहीं होता था, इसके एंथैल्पी पे कोई परिवर्तन नहीं होता था, ये आदर्श विलयन में था ना। अब अनादर्श विलयन में क्या है? अनादर्श विलयन में जो है यह दोनों प्रकार की क्रियाएं होंगी। अनादर्श विलयन में क्या होगा? ये दोनों प्रकार की क्रियाएं होंगी, अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है उष्मा की आवश्यकता होगी, इससे जो है उष्मा प्राप्त हो सकती है, इसको हम उष्मा दे सकते हैं, है ना। तो ये सभी प्रकार की जो है इसमें जो परिवर्तन किया जाता है उसे जो है हम लोग कहते हैं अनादर्श विलयन। ठीक है, अनादर्श विलयन के बारे में कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है स्क्रीन बोर्ड पे। देखिए ये जो फिगर आपको दिखाया जा रहा है इसका मतलब ये है कि ये जो राउट नियम के आधार पे जो है धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन दोनों प्रकार का विचलन आपको यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पे दिखाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जब वाष्प दाब में जो है कमी होती है, जब कमी होती है तो ऋणात्मक होता है, और जब अधिकता होती है तो धनात्मक होता है। ठीक है, एक मिनट देखिए, अब आपको जो है इस फिगर का हम मतलब बता रहे हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि धनात्मक विदलन और दूसरा हमारा है ऋणात्मक विदलन। ठीक है, धनात्मक विदलन एवं ऋणात्मक विदलन। ठीक है, इसमें आप लोग को मैं ग्राफ बता रहा हूँ। ये ग्राफ देखिए, ग्राफ से ही हमें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हम एक प्रकार का ग्राफ अब बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे आपको ग्राफ से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए जो हम लोग आदर्श विलयन का जो हम लोग फिगर बना रहे थे, तो आदर्श विलयन में हमें जो द्विअंगी विलयन प्राप्त हुआ था, इस प्रकार के विलयन में यहाँ पे जो हमें पी नोड P1 इक्वल टू पी नोड 1 और x1 प्राप्त हो रहा था, पी नोड P2 इक्वल टू पी नोड 2
और x2 प्राप्त हो रहा था। यहाँ से इन दोनों के संबंध में जो P कुल का मान निकाल रहे थे हम लोग, तो P1 प्लस P2 हो रहा है ना। ये हम लोग आदर्श विलयन में जो है पढ़ रहे थे। तो आदर्श विलयन का ठीक उल्टा है, यानी कि उसमें जो है कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था, यानी कि जो उसका वाष्प दाब हो रहा था वही उसका वाष्प दाब था। लेकिन अब इसमें जो है कि वाष्प दाब की जो है अधिकता हो जाएगी, यानी कि राउट नियम को फॉलो नहीं करेगा। यानी कि जब अधिकता होगी तो ये धनात्मक विदलन होगा, और जब कमी होगी तो ऋणात्मक विदलन होगा वाष्प दाब में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसके वाष्प दाब में कुछ अधिकता हो रही है। यहाँ पे आपको ये कुछ उठा उठा दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है आपके वाष्प दाब में कुछ अधिकता है। इसका मतलब यह है कि इस विदलन को हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक विदलन। विदलन मतलब होता है अलग होना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को देख लिए कि ये जो है अधिकता जो है प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर अगले पॉइंट को हम देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट हमारा देखिए क्या है कि यहाँ से भी ये सेम उसी टाइप का है, लेकिन ये जो एरो आपको उठा हुआ दिखाई दे रहा है यह जो है ऋणात्मक होगा। यानी कि यहाँ से P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0 1 x1 P कुल इक्वल टू P1 प्लस P2, ये है ना। यानी कि यहाँ से हम वैल्यू इसको जो है प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये इस प्रकार के द्विअंगी विलयन में आप देखेंगे कि इसमें जो है कुछ कमी आएगी। यानी कि इसको हम नीचे की तरफ ऐसे प्रदर्शित करेंगे, इसको डॉट डॉट से हम नीचे की तरफ जो है प्रदर्शित कर देंगे। इसका मतलब यह है कि यह एक प्रकार का ऋणात्मक विदलन है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल चीज है, धनात्मक एवं ऋणात्मक विदलन। इसको आप लोग ग्राफ से समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, अब उसके बाद जो है अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। देखिए इस प्रकार के विदलन में आपको ये सब बता दिया गया। अब इस विदलन में ये भी है कि इसके बीच में जो है आकर्षण बंध जो है कमजोर और मजबूत दोनों होते हैं। इसके आधार पर भी ये धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे धनात्मक विदलन में क्या होता है कि बंध की एनर्जी अधिक होती है। बंध की एनर्जी अधिक होने से इसमें जो है क्या होता है कि इसके पॉइंट में या इसके वाष्प दाब में अधिकता हो जाती है, और इसमें कमी होने के कारण इसमें जो है कमी नजर आती है आपको। ठीक है, तो ये चीज आपको बता दिया गया और ये चीज आपको बता दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद जब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं तो अगला पॉइंट हमारा जो है इसके बाद आप लोग को जो है स्क्रीन बोर्ड पे आप लोग को ये दिखाया जा रहा होगा, एक पाठ्यनिहित प्रश्न है। तो इस पाठ्यनिहित प्रश्न को जो है मैं अब सॉल्व करूंगा। इसको आप लोग देखिए, ये क्या है आपके स्क्रीन बोर्ड। हाँ, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाया जा रहा है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 350 के केल्विन पर शुद्ध द्रव A एवं B के वाष्प दाब क्रमशः 450 तथा 750 दिए गए हैं। ठीक है, यदि कुल वाष्प दाब 600 mmHg हो तो द्रव का मिश्रण संघटन ज्ञात कीजिए, साथ ही वाष्प प्रवस्था का संगठन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वाष्प प्रवस्था का मतलब है कि उसका अगर हम मोल अंतर ज्ञात कर लेते हैं तो हमारा उसके साथ साथ जो है वाष्प प्रवस्था भी निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो जो दिया उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे P1 इक्वल टू दिया है 450 mmHg और P2 इक्वल टू दिया है 750 mmHg एवं P कुल इक्वल टू दिया है 600 mmHg, ये वैल्यू दिया इसका। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम चलते हैं राउट के नियम पर। राउट का नियम हमारा क्या था कि P कुल इक्वल टू P1 प्लस P2, यानी कि P कुल इक्वल टू P1 प्लस P2। यानी कि अब P1 का वैल्यू जो रखेंगे P01 और x1, P02 और x2, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब उसके बाद अब देखिए इसमें x1 इक्वल टू या x2 इक्वल टू होता है 1 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ से P01 x1 प्लस है ना P02 x2 की जगह पे क्या रख दे 1 माइनस
x1, ठीक है, 1 माइनस x1, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ से हमारा p नोड 1 और x1 प्लस यहाँ पर क्या जाएगा p नोड 2, इसका इसमें गुणा करेंगे p नोड 2 और x1, ये वैल्यू हो जाएगा। अब इसको जो है x1 के साथ कर देते हैं तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा p नोड 1 x1 माइनस p नोड 2 x2 प्लस p नोड 2, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ से x1 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर x1 हो जाएगा, x1 को कॉमन कर लेंगे तो कॉमन करने पर हमारा क्या जाएगा p नोड 1 p नोड 2 और प्लस p नोड 2, ये हमारा वैल्यू जो है प्राप्त हो रहा है। अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो है पुट करते हैं, ठीक है। अब पुट करने के बाद देखिए हमारा समीकरण जो है कैसा प्राप्त होता है, देखिए यहाँ पर x1 यानी कि p कुल इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हो रहा है, p कुल इक्वल टू हमें प्राप्त हो रहा है x1 p नोट 1 माइनस p नोट 2 और प्लस p नोट 2, ये प्राप्त हो रहा है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर p कुल इक्वल टू क्या होगा, p कुल इक्वल टू दिया है 600 में ऐसे दिया है। x1 हमें ज्ञात करना है, p नोट 1 कितना दिया है, p नोट 1 दिया है 450 है ना, माइनस p नोट 2 कितना दिया है, p नोट 2 दिया है 750, ठीक है, और यहाँ पर प्लस p नोट 2 फिर कितना दिया है 750। तो देखिए 750 से 750 कट गया, बचा क्या हमारा यहाँ पे 600 है ना, 600 इक्वल टू x1 और 450 है ना। तो x1 इक्वल टू 450 और यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे 600, इससे इसको काटेंगे और जब इसकी वैल्यू को हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी यही इसका जो है x1 का मान होगा। तो देखिए इसको हम काटते हैं, इसको काटेंगे अगर हम 5 से तो 9 5 45 और इसको काटेंगे तो 12 5 60, इसको फिर काटते हैं अगर हम किससे 3 से तो 3 3 के 9 और यहाँ पे हो जाएगा 3 चौको 12। अब 3 से भाग दे 3 में भाग लेते हैं 4 से 0 पॉइंट ले लेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 लेने के बाद इसको 6 बार ले जाते हैं, 6 चौको 24 और 6 7 28, तो 7 बार ले जाए इसको यानी कि 28, फिर यहाँ पे क्या जाएगा यहाँ पे बचेगा 2 यानी कि फिर 0 जब ले लेंगे तो 5 20 यानी कि इसका आ रहा है वैल्यू क्या 0.75, यानी कि x1 की वैल्यू क्या आ गई, x1 की वैल्यू आ गई 0.75। तो जब x1 की वैल्यू 0.5 आ गई तो इस वाले समीकरण में यदि हम रख देंगे तो हमारा x2 का वैल्यू जो है प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इसको हम ज्ञात कर लेते हैं तो देखिए x2 इक्वल टू क्या है 1 माइनस x1, तो x1 की वैल्यू क्या रख लें 0.75 और जब इसको हम निकालेंगे तो 0.25 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें समीकरण को सॉल्व करना था और इस तरीके से हम समीकरण को जो है सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मूल्यांक हम ज्ञात कर लिए, अब इसी के समान जो है इसका आंसर भी है हम प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद अगर हमको P1 और P1 और P2 ये सब वैल्यू हमको अगर ज्ञात करना हो पूरे अच्छे तरीके से तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमें P1 बराबर क्या मिलता है, हमें P1 बराबर मिलता है क्या P नोड 1 और x1 हमें ज्ञात है, x1 हमको ज्ञात है कितना, x1 हमको ज्ञात है यहाँ पर 0.75। तो यहाँ पे हम P नोड 1 का वैल्यू रखेंगे, अगर P नोड 1 का वैल्यू अगर हम रखते हैं कितना, एक मिनट, ये देखिए जो वैल्यू आपका रखा गया था P नोड 1 और P नोड 2 का था, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम P नोड 1 का वैल्यू रखते हैं तो हमें P1 यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं, P1 ज्ञात कर सकते हैं, ये क्या था 450 और गुणे ये क्या जगह 0.75। तो इसका जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ से जो हमारा वैल्यू प्राप्त होगा ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग का जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि अड़सन के गुणधर्म जो है
आपको जो है अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है हमारे साथ अल्टरनेट बने रहिए, और प्लीज आप लोग जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो और मैं आगे का वीडियो जो है बना सकूं। धन्यवाद।